हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिनेश मैथमेटिक्स। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं साइंस की इस क्लास में आप लोगों को बताया जाएगा रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज रसायन शास्त्र का पहला लेसन, पहला चैप्टर, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के बारे में कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में किस प्रकार से व्यक्त करते हैं हम लोग। तो ये सारे बात हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले, रासायनिक अभिक्रिया पढ़ने से पहले हम लोग को रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन की जानकारी होनी चाहिए। रासायनिक परिवर्तन क्या है, भौतिक परिवर्तन क्या है, इसकी जानकारी होनी चाहिए। अगर ये आपको जानकारी है तो ये लेसन को पढ़ने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, और नहीं है तो अभी हम बताएंगे कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। तो रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन पढ़ने से पहले आपको परिवर्तन आना चाहिए कि परिवर्तन का मतलब क्या होता है। तो परिवर्तन का मतलब होता है बदलाव, जिसको इंग्लिश में हम लोग चेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सबसे पहले क्या है? परिवर्तन। परिवर्तन को हम लोग क्या बोलते हैं? चेंज। चेंज का मतलब क्या होता है? बदलाव, है ना। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे परिवर्तन जो होता है वो दो प्रकार से होता है। एक को बोलते हैं भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन आयोग होता है रासायनिक परिवर्तन। तो परिवर्तन का मतलब आप अच्छे से समझ गए। परिवर्तन का मतलब साफ साफ क्या होता है? बदलाव, चेंजिंग, है ना, बदलाव होना। तो यहाँ पर हम लोग देखें सबसे पहले कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है, भौतिक परिवर्तन का क्या क्या गुण है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो भौतिक परिवर्तन वैसे परिवर्तन कहते हैं जिसमें कोई नए पदार्थों का निर्माण नहीं होता है। जिसमें कोई नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है उसे हम लोग बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन। जैसे समझ लीजिए आप, जैसे पानी को हम लोग गर्म करते हैं तो वाष्प बनता है। और वाष्प जो होता है उसको फिर अगर इसको पानी को ठंडा कर दे, एक मिनट, पानी को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? वाष्प बनेगा, ठीक है। और यही पानी को अगर हम गर्म पानी को, किसको? गर्म पानी को ठंडा कर देते, या कोई भी पानी हो, गर्म हो या ठंडा हो, पानी को अगर हम लोग क्या करते हैं? ठंडा कर देते हैं। तो पानी को जब ठंडा किया जाए तो ये बन जाएगा बर्फ। क्या बन जाएगा? बर्फ बन जाएगा। तो पानी को आप गर्म करते हैं तो वाष्प बनता है, और उसी पानी को यदि आप ठंडा करें तो क्या बन जाता है? बर्फ बन जाता है। तो यहाँ पर ये पानी से हमको क्या प्राप्त हुआ? वाष्प प्राप्त हुआ। तो वाष्प को फिर से अगर हम ठंडा कर दें तो फिर हमको क्या मिल जाएगा? पानी मिल जाएगा। वाष्प से फिर क्या मिल गया हम लोग को? पानी मिल गया। आ रहा समझ में ना? और यही जो पानी जो था हम क्या किए थे? ठंडा किए थे, तो क्या मिला था हमको? बर्फ मिला था। बर्फ मिला था ना जी। और इसी को फिर अगर गर्म कर देंगे, हम क्या कर देंगे? गर्म कर देंगे तो क्या मिलेगा? पानी मिल जाएगा। आ रहा समझ में? तो यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, कोई नया पदार्थ बन रहा है? नहीं, कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है। ये पानी है, पानी से वाष्प, हाँ, इसकी अवस्था में चेंजिंग हुआ है। आकार और अवस्था बदला जा सकता है, लेकिन भौतिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ की अवस्था और अवस्था में बदलाव किया जा सकता है ना।
तो यहाँ पर देखिए पानी द्रव अवस्था में है, ये क्या चीज में बदल गया, वाष्प में, तो गैसीय अवस्था में चला है ना। तो अवस्था में बदलाव किया जा सकता है, लेकिन भौतिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं। जैसे पानी, एक केस पानी है, एक केस में मिला वाष्प, और एक और केस में मिल गया हम लोग को बर्फ। अगर ये तीनों का सूत्र हम लोग देखें तो H2O ही होता है। क्या होता है? H2O। इसको भी H2O बोलेंगे, इसको भी H2O बोलेंगे, इसको भी H2O बोलेंगे। तो यहाँ पर क्या H2O अलग है, E अलग और ये अलग है? नहीं। तीनों स्थिति में वही H2O है, पानी ही है, लेकिन अवस्था में बदलाव है। यहाँ आपका द्रव्य अवस्था में है, यहाँ आपका गैसीय अवस्था में है, और यहाँ गया ठोस अवस्था में। तो अवस्था में बदलाव हो रहा है, लेकिन भौतिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। क्या बोलते हैं? भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन अच्छे से समझ में आ गया आप लोग को? yes, वैसा परिवर्तन जिसमें कोई नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, उसे हम लोग भौतिक परिवर्तन कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे भौतिक परिवर्तन का गुण क्या है, भौतिक परिवर्तन के कौन कौन से गुण होते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, एगो यही नहीं है, उदाहरण हो सकता है इसका, कोई भी ऐसा परिवर्तन हो, कोई भी ऐसा परिवर्तन हो जिसे नए पदार्थों का निर्माण नहीं होगा, तो उसको भौतिक ही परिवर्तन कहना है। जैसे में कागज फट गया तो उसको साट सकते हैं, फिर हम साट सकते हैं ना। लकड़ी टूट गया तो जोड़ भी सकते हैं उसको। तो ये सब क्या है? भौतिक परिवर्तन। क्या है? समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए भौतिक परिवर्तन का गुण, भौतिक परिवर्तन का गुण क्या है? तो पहला गुण में है कि यह अस्थायी परिवर्तन होता है, अस्थायी नहीं होता। क्या होता है? देखो इधर से ये मिल गया, फिर इधर से ये मिल जा रहा ना, तो ये अस्थायी परिवर्तन है। क्या है? दूसरा, इस परिवर्तन को उत्क्रमित परिवर्तन कहते हैं। क्या बोलते हैं? उत्क्रमीय। उत्क्रमीय कहने का मतलब क्या होता है कि पानी से हम लोग वाष्प बना रहे हैं, वाष्प से फिर पानी बना ले रहे हैं जी। तो इसी को हम लोग बोलते हैं उत्क्रमीय। मतलब दोनों प्रकार से अभिक्रिया होता है, दोनों प्रकार से परिवर्तन हो सकता है। इधर से मैंने पानी से मिल गया वाष्प, तो वाष्प मिल गया तो इस प्रकार के परिवर्तन को उत्क्रमीय परिवर्तन कहते हैं। क्या बोलते हैं? तो हम दूसरा में क्या दिया? उत्क्रमीय परिवर्तन है, कोई दिक्कत? तीसरा में क्या लिख सकते हैं? तीसरा में लिख सकते हैं कि इसमें नए पदार्थों का निर्माण नहीं होता है, इसमें नए पदार्थों का निर्माण नहीं होता है। कोई दिक्कत है? चौथा पॉइंट में और क्या लिख सकते हैं कि ये अपने मूल अवस्था में आ सकते हैं। देखिए पानी था, पानी को हम लोग वाष्प बनाए या पानी को ठंडा करके बर्फ बनाए, तो फिर से ये अपने अवस्था में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखिए तो फिर से पानी मिल गया, तो ये अपने मूल अवस्था में आ सकते हैं। इसके पदार्थ जो होते हैं, भौतिक परिवर्तन में जो पदार्थ होते हैं, वो पदार्थ अपने मूल अवस्था में आ सकते हैं। तो लिखेंगे इसमें पदार्थ या पदार्थों अपने मूल अवस्था में आ सकते हैं। ये समझ में आ गया आप लोग को? इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? फिर से देख लीजिए, भौतिक परिवर्तन का गुण क्या है? यह अस्थायी परिवर्तन है। दूसरा है कि उत्क्रमीय परिवर्तन। उत्क्रमीय मतलब हम बताए थे कि इधर वाला को रिएक्शन कराने से उधर वो साइड वाला मिल जाए, वो वाला साइड को रिएक्शन करने से फिर ये वाला साइड मिल जाए, तो इसको बोलते हैं उत्क्रमीय परिवर्तन। क्या बोलते हैं? उसके बाद है इसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। हाँ, इसमें नए पदार्थों का निर्माण होता ही नहीं है, केवल उसका अवस्था बदलाव हुआ। इसमें देखो तो अवस्था में बदलाव हो रहा है, लेकिन नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। दूसरा है लास्ट चौथा कि इसमें पदार्थों अपना मूल अवस्था में आ सकते। इसमें जितने भी पदार्थ भाग लेते हैं या जो भी पदार्थ भौतिक परिवर्तन में भाग लेंगे, वो पदार्थ अपने मूल अवस्था में पुनः आ सकते हैं।
तो यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को? इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद आप लोग को बताते हैं रासायनिक परिवर्तन कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। तो आप लोग अभी देखें कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है, इसके कौन कौन से गुण है। अब यहाँ पर पढ़ेंगे हम लोग रासायनिक परिवर्तन। क्या पढ़ेंगे? देखिए रासायनिक परिवर्तन पढ़ना क्यों जरूरी है, अभी आप लोग को पता चल जाएगा कि रासायनिक परिवर्तन हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। देखिए रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, तो वैसा परिवर्तन जिसमें नए पदार्थों का निर्माण हो जाता है, जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है उसे बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। क्या बोले हम? वैसे परिवर्तन जिसमें नए पदार्थों का निर्माण होता है उसे क्या बोलते हैं? रासायनिक। जैसे में लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना, तो लोहा में जब जंग लग जाता है तो लोहा में जंग लगने के बाद वो अलग ना हो जाता है जी, अलग पदार्थ ना हो जाता है वो है। दूसरा है दूध से दही बनना, दूध से दही बनना, समझ में आ रहा ना। तीसरा है कागज का जलना, कागज का जलना। तो यहाँ पर देखिए और भी बहुत सारा हो सकता है, तो हम लोग इन्हीं तीनों को मदद से आगे पढ़ेंगे। लोहे में जंग लग जाने से लोहे का गुण और जंग लगा हुआ लोहा का गुण दोनों में डिफरेंस हो जाता है। दोनों में क्या होता है? तो यहाँ पर एक नया पदार्थ बन के आ जाता है, वो नया पदार्थ बन करके आ जाता है। दूसरा दूध से दही। यदि आप दूध से दही बना चुके हैं, दूध से दही अगर बन गया है तो क्या दही से पुनः हम दूध प्राप्त कर सकते हैं? नहीं प्राप्त कर सकते हैं। दूध से दही प्राप्त किया जा सकता है लेकिन दही से दूध प्राप्त नहीं किया जाता। तो यहाँ पर देखा जाए तो इसका गुण और इसका गुण में अंतर है कि नहीं है? इसका गुण और इसका गुण में बहुत अंतर है ना। ये मीठापन लगता है, ये खट्टा लगता है कि नहीं। इसका पीएच मान कुछ होगा, इसका पीएच मान कुछ और हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसका गुण और इसका गुण में बहुत का अंतर हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि दूध से जो दही बना है, दही एक नया पदार्थ का निर्माण हो गया, दही नया पदार्थ बन गया। क्या बन गया? नया पदार्थ। तो इसी को बोलते हैं हम लोग रासायनिक परिवर्तन। अगला है कागज का जलना। यदि आप कागज के जला देते हैं तो कागज के जले हुए भाग से पुनः कागज प्राप्त किया जा सकता है क्या? नहीं ना प्राप्त कर सकते हैं। तो वो भी क्या है आपका? रासायनिक परिवर्तन। जैसे एक उदाहरण द्वारा आपको समझा रहे हैं, कागज का जलना हम दिखा रहे हैं, कागज को जला करके। इधर लाइए। इसे देखिए कागज है, इसको हम जला रहे हैं, ये जल गया। तो ये जो जला हुआ भाग आप देख रहे हैं, क्या ये वाले से पुनः इस प्रकार से कागज हम प्राप्त कर सकते हैं? नहीं ना प्राप्त कर सकते हैं जी। तो यहाँ जो परिवर्तन हो रहा है वो आपका क्या हो रहा है? रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। किस प्रकार परिवर्तन है? जैसे में ये वाला है, इससे हम क्या कागज बना सकते हैं? अब कागज नहीं ना बन सकता जी। तो ये जो परिवर्तन क्या हो गया? रासायनिक परिवर्तन हो गया। अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? ये जितना भी आप देख रहे हैं इससे हम कागज बना नहीं सकते हैं। अब वो पुनः कागज प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो ये जो परिवर्तन है किस प्रकार परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। तो आप लोग अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखें रासायनिक परिवर्तन का गुण, है ना। चलिए अब आगे हम लोग देखेंगे रासायनिक परिवर्तन का गुण क्या है। रासायनिक परिवर्तन का क्या क्या गुण है? तो देखिए यह अस्थायी परिवर्तन है। क्या है? यह अस्थायी परिवर्तन है। कोई डाउट है? यह अस्थायी परिवर्तन है जी। दूसरा इसको क्या बोलेंगे? उत्क्रमित है, अनुक्रमित है। क्या है? तो लिखेंगे यह अनुक्रमीय या क्रमित परिवर्तन है। तीसरा क्या लिख सकते हैं
कि इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। इसमें नए पदार्थों का क्या होता है? इसमें नए पदार्थों का निर्माण होता है। अगला क्या लिख सकते हैं? इसके जो पदार्थ होते हैं मूल अवस्था में वापस नहीं आ सकते हैं। समझिए, इसके पदार्थ मूल अवस्था में पुनः नहीं आ सकते हैं। इतना समझ में आ गया आप लोग को? कोई दिक्कत है? नहीं ना? तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। उसके बाद आप लोग को पढ़ाएंगे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। ठीक है? रासायनिक अभिक्रिया का संबंध रासायनिक परिवर्तन से किससे है? भौतिक परिवर्तन से तो नहीं, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया का डायरेक्ट संबंध किससे है? रासायनिक परिवर्तन। जो बात आप रासायनिक परिवर्तन में पढ़े हैं वही बात आपको यहाँ रासायनिक अभिक्रिया में भी पढ़ना है। ठीक है? तो चलिए पहले इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद आगे बताते हैं आप लोग को। अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं किसको? इसको आप ध्यान से समझिएगा। तो आप बोल सकते हैं कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थों के साथ मिलकर या क्रिया करके, ध्यान से सुनिएगा, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके एक या एक से अधिक भिन्न गुण वाले नए पदार्थों का निर्माण करते हैं तो उसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। चलिए आप लोग नोट करते चलिए, लिखेंगे जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके एक या एक से अधिक भिन्न गुण वाले नए पदार्थों का निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए पहले। तो चलिए आप लोग देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम कुछ उदाहरण भी लिख दिए हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक परिवर्तन के ही जैसा है। रासायनिक अभिक्रिया जो है बिल्कुल रासायनिक परिवर्तन की जैसा है। जैसा कि आप लोग देखिएगा, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके, या तो कोई पदार्थ अकेले होगा या किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करेगा, है ना? तो क्रिया करके एक या एक से अधिक भिन्न गुण वाले नए पदार्थों का निर्माण करते हैं तो उसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन, ये क्लोरीन है। हाइड्रोजन और क्या ये क्लोरीन है, दोनों ही गैसीय अवस्था में है ना? और यहाँ पर जब ये दोनों अभिक्रिया कर लेता है तो अभिक्रिया करके बनाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या बनाता है? या एसिड का निर्माण कर दिया। तो ये दोनों आपस में क्रिया करके इन दोनों से बिल्कुल भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण किया ना। ये नए पदार्थ का निर्माण कर रहा है ना। क्या ये अम्ल है?
क्या ये अम्ल है? लेकिन इन दोनों मिल करके अम्ल का निर्माण कर रहा है कि नहीं कर रहा? तो इन दोनों को गुण से बिल्कुल इसका गुण भिन्न होगा। दो पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नया पदार्थ बना दिया। तो उसी तरह से कागज को जो हम जलाए थे तो नया पदार्थ बना था ना, उसी प्रकार यहाँ भी एक नया पदार्थ बन रहा है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। ये तो यहाँ हम दो पदार्थ ले लिए, दो से अधिक पदार्थ भी हो सकते हैं या कोई अकेले भी। जैसे मैं यहाँ पर एक कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को यदि आप तोड़ना चाहिएगा तो ये दो भाग में ये भी टूट जाएगा। एक हो जाए कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरा हो कार्बन डाइऑक्साइड। ये दो भाग में टूट गया ना। तो एक पदार्थ टूट करके दो भागों का, दो नए पदार्थों का निर्माण कर रहे हैं। इन दोनों का गुण इसका गुण से बिल्कुल क्या है? भिन्न होगा। क्या होगा? तो इसी प्रक्रिया को तो हम लोग क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। समझ में आ गया? अब देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उसको अभिकारक कहते हैं। तो ये वाला जो आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा क्या है? अभिकारक है। क्या हो गया? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक, और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बन जाता है उसको बोलते हैं हम लोग प्रतिफल या उत्पाद। प्रतिफल या फिर उत्पाद बोलते हैं इसको, है ना। प्रतिफल बोल दीजिए या क्या बोलेंगे? उत्पाद बोलते हैं। तो आप लोग समझ में आ गया? अभिकारक किसको कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेंगे उनको अभिकारक कहना है, और रासायनिक अभिक्रिया के फल से जो नया पदार्थ बन जाएगा उसको प्रतिफल या उत्पाद है। तो यहाँ पर बताइए कि अभिकारक ये वाला है कि ये वाला है? अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया भाग ई न लिया है जी। तो ये हो गया अभिकारक। क्या हो गया? और रासायनिक अभिक्रिया का फल स्वरूप ई न बना है, तो ये हो गया आपका उत्पाद या प्रतिफल हो गया। बोलिए, कोई दिक्कत है? यहाँ तक आप लोग अच्छे समझ में आ गया ना? चलिए अब आगे देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया से क्या क्या परिवर्तन होता है। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या क्या परिवर्तन हो सकता है। आप देखिए, एक और है, रासायनिक अभिक्रिया को ही आप रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक परिवर्तन कहा जा सकता है और रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया कह सकते हैं। समझ में आ गया आप लोग को? चलिए इसका भी एक स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। तो आप लोग उत्पाद तक पढ़ चुके हैं। अभिकारक किसे कहते हैं और उत्पाद किसे कहते हैं आपको बता दिया गया है। फिर से एक बार सुन लीजिए। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है उसको उत्पाद कहते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल में समझिए, यहाँ पे जैसे कि कल बता रहे थे हम लोग H2 + Cl2 है ना। तो जब ये दोनों आपस में रिएक्शन किया था तो 2HCl हुआ था, HCl बनता है, और ये संतुलित करने के लिए 2 लगा था ना। तो अभी संतुलित करने के लिए आपको नहीं बताया गया है कि संतुलित कैसे होगा। इसी लेसन में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। ठीक है, तो संतुलित करना भी आप लोग को सिखाएंगे। फिलहाल यहाँ पर देखिए कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है कौन कौन। तो एक ले रहा है हाइड्रोजन और एक ले रहा है क्लोरीन। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन का हम लोग बोलेंगे अभिकारक। क्या बोलेंगे? अभिकारक। और यहाँ जो ये दोनों को क्रिया करने के फलस्वरूप जब ये दोनों आपस में रिएक्शन कर लिए तो यहाँ बनता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या बोलते हैं उसको? हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन क्लोराइड जो हो गया वो आपका उत्पाद हो गया। क्या हो गया? तो ये है अभिकारक और ये है उत्पाद। यहाँ तक समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग यहाँ पढ़ना है रासायनिक अभिक्रिया की क्या क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में जानेंगे। रासायनिक अभिक्रिया की क्या क्या विशेषताएं हैं इसके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला है कि
कुछ रासायनिक अभिक्रिया में गैसों की उत्पत्ति होती है, यानी गैस का निर्माण होता है। क्या होता है? गैस का निर्माण, गैस की उत्पत्ति होता है ना। पहला क्या है? कुछ रासायनिक अभिक्रिया में गैसों की क्या होता है? उत्पत्ति होता है। ठीक है, आप लोग नोट करते चलिएगा, है ना। उदाहरण के लिए है दानेदार जास्ता की अभिक्रिया तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से कराने पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। क्या होता है? तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस का निर्माण हुआ ना, कि नहीं हुआ? तो कुछ रासायनिक अभिक्रिया में गैसों की क्या होता है? उत्पत्ति होता है। अब देखिए दूसरा, नोट कर लीजिए। दूसरा है कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप अवक्षेप की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होता है? यहाँ लिखेंगे कुछ रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप की प्राप्ति होती है। मतलब कुछ रासायनिक अभिक्रिया से अवक्षेप बनता है। क्या बनता है? अवक्षेप का निर्माण होता है ना। अब अवक्षेप क्या होता है? जब आपको अवक्षेपन अभिक्रिया पढ़ाया जाएगा तो उसमें हम बताएंगे, ठीक है। उसमें हम जैसे में सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन सिल्वर नाइट्रेट, किसे? सिल्वर नाइट्रेट से जब अभिक्रिया करता है तो सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप प्राप्त होता है ना। सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप प्राप्त होता है। तो ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आगे है तीसरा पॉइंट में है रंग में परिवर्तन होता है। क्या होता है? रंग में रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप रंगों में परिवर्तन होता है। तो कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसे होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद, रासायनिक अभिक्रिया करने से पहले कुछ और रंग होता है और रासायनिक अभिक्रिया करने के बाद कुछ और रंग बदल जाता है। तो क्या होता है? रंग में बदलाव होता है ना, कि नहीं होता है? तो हम बोलेंगे यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? पदार्थों के रंग में बदलाव आ जाता है। क्या होता है? या परिवर्तन आ जाता है ना। रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों के रंग में परिवर्तन आ जाता है, रंग बदल जाता है। रंग क्या हो जाता है? अलग अलग रंग के हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ कुछ लिखिए दीजिएगा, सभी में नहीं होता है, कुछ में होता है। चौथा पॉइंट में आप लिख सकते हैं ताप में परिवर्तन। कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ताप में परिवर्तन हो जाता है। कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप तापों में परिवर्तन हो जाता है। देखिए ताप बदल जाता है। जैसे में चूना को आप लोग पानी में मिला देते हैं, चूना पानी गर्म होने लगता है कि नहीं होता है? तो रिएक्शन क्या था? ताप में परिवर्तन हुआ ना, होता है ना जी। आगे देखिए छठा, अवस्था में परिवर्तन। छठा क्या हो जाता है? अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। पदार्थ की अवस्था चेंज होता है। पदार्थ की अवस्था, कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप
फलस्वरूप ऐसे होगा, फलस्वरूप अवस्था या पदार्थ की अवस्था में बदलाव आता है, परिवर्तन आता है। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन आता है। देखिए जैसे मैं यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात कर लीजिए, तो ये दोनों मिल करके H2O का निर्माण करता है ना। H2O का निर्माण क्या, ये दोनों ही गैसीय अवस्था में, दोनों क्या है, लेकिन H2O द्रव्य की अवस्था आ गया। किस अवस्था में आ गया, तो यहाँ पर अवस्था में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ। तो कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप पदार्थों की अवस्था में परिवर्तन आ जाता है। तो ये इसके मुख्य विशेषताएं हैं, 5 विशेषताएं हैं, इसके बारे में आप उतार लीजिए, है ना। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आप लोगों को आगे पढ़ाते हैं। अब हम लोग यहाँ पढ़ना है रासायनिक समीकरण। क्या पढ़ना है, रासायनिक समीकरण। इंग्लिश में इसको बोला जाता है केमिकल इक्वेशन। रासायनिक को हो गया केमिकल और समीकरण को इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन पढ़ना है ना। तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। आई होप कि आप लोग अच्छे समझ में आ रहा होगा। देखिए रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को उनके संकेतों एवं सूत्रों के माध्यम से रासायनिक अभिक्रिया के संक्षिप्त निरूपण को रासायनिक समीकरण कहा जाता है। फिर से देखिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं, आप लोग नोट करते चलिए। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को उनके संकेतों एवं सूत्रों के द्वारा अभिक्रिया के संक्षिप्त निरूपण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसको आप लोग नोट कीजिए। देखिए यहां फिर सुनिए ध्यान से आप लोग, क्या है रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को उनके संकेतों एवं सूत्रों के सहायता से भी लिख सकते हैं, या सूत्रों के द्वारा अभिक्रिया के संक्षिप्त निरूपण। संक्षिप्त मतलब होता है छोटा, छोटा करके दिखाना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो संक्षिप्त निरूपण को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं जी, जैसे में यहां पर बात करते हैं हाइड्रोजन और यहां पर क्लोरीन, क्लोरीन है ना, क्लोरीन गलती लिख दिए, क्लोरीन नहीं हुआ ना। हाइड्रोजन और क्लोरीन जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। क्या बनता है, हाइड्रोजन क्लोराइड हाइड्रोजन क्या होता है, क्लोराइड का निर्माण करता है। ठीक है, ठीक है, ये आर आई है ना। ठीक है,
हाइड्रोजन, अच्छा इसमें नहीं लिखे हैं। हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन क्लोराइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? तो यहाँ पर देखिए ये रासायनिक अभिक्रिया हो गया। क्या हो गया? रासायनिक अभिक्रिया। इस रासायनिक अभिक्रिया को अगर संक्षिप्त कर देंगे यानी छोटा कर देंगे तो हाइड्रोजन को हम लोग H2 लिख लेंगे और क्लोरीन है ना, क्लोरीन के Cl2 लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोराइड बना हुआ है उसको भी छोटा कर देंगे हम तो होगा HCl। क्या बन जाएगा? HCl। अब इसको संतुलित करने के लिए यहाँ 2 पीस हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 2 पीस हाइड्रोजन है, लेकिन इसमें 1 पीस है, एक में 1 पीस है, तो 2 से गुना कर देंगे तो 2 पीस सब हो ना गया, तो ये संतुलित हो गया। क्या हो गया? तो यहाँ पर जो आप ये देख रहे हैं, ये वाला जो देख रहे हैं ये है आपका रासायनिक समीकरण। ये क्या है? ये रासायनिक अभिक्रिया, ये रासायनिक समीकरण है। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो जो पदार्थ भाग ले रहे थे, कौन कौन ले रहे थे? हाइड्रोजन और क्लोरीन। हाइड्रोजन और तो रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उन पदार्थों को क्या करते हैं हम लोग? उनके संकेतन सूत्रों की सहायता से। तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन का सूत्र ये हो गया, क्लोरीन का संकेत ना जी, हाइड्रोजन के यहाँ है, क्लोरीन के यहाँ है, और हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र देखिए यहाँ पर है ना, तो उसके माध्यम से इसको हम लोग छोटा करके दिखा दिए, तो इसी को हम लोग बोलते हैं रासायनिक समीकरण। आगे समझ में? तो देखिए संकेत एवं सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त निरूपण को, संकेत एवं सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त निरूपण को ही क्या कहेंगे? रासायनिक समीकरण कहेंगे। तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो इतना बड़ा आप देख रहे हैं उसको H2 लिख करके पूरा दिखा देने का हाइड्रोजन है। क्लोरीन जो इतना बड़ा आप देख रहे हैं उसको Cl2 लिख कर पूरा दिखा देंगे क्लोरीन है। हाइड्रोक्लोरिक हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको है ना जी, इसको हम लोग संक्षिप्त रूप में दिखा ना दिए, तो इसी को हम लोग बोलते हैं रासायनिक समीकरण। आगे समझ में? कोई डाउट है? यानी रासायनिक अभिक्रिया को छोटा करके दिखाते हैं हम लोग। तो छोटा किसके द्वारा होगा? संकेत एवं सूत्रों के द्वारा। तो जो छोटा करके दिखाना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण लिखने का नियम, यानी रासायनिक समीकरण किस प्रकार लिखा जाता है, उसका कुछ नियम होता है, उस नियम को हम लोग यहाँ देखेंगे, है ना। रासायनिक समीकरण लिखने का नियम। रासायनिक समीकरण लिखने का नियम, है ना। तो चलिए आप लोग देखिए रासायनिक समीकरण किस प्रकार से लिखा जाता है, इसका नियम। तो सबसे पहले रासायनिक समीकरण को लिख लेते हैं, उसके बाद समझने में ज़्यादा बेहतर होगा। तो यहाँ पर अभी हम लिखे थे H2 + Cl2 और मिल के बना था HCl, यहाँ 2 लिखे थे, यही ना। ठीक है। और एक और आप लोगों को बताए थे CaCO3 टूट कर क्या बना था? CaO + CO2, यही ना बना था जी। तो चलिए ये दोनों को हम लोग देखेंगे बारी बारी से। तो रासायनिक समीकरण लिखने का नियम पहला है, रासायनिक समीकरण में अभिकारक को, अभिकारक की ना जी, बाईं ओर लिखा जाता है। कहाँ लिखा जाता है? बाईं ओर। रासायनिक समीकरण में अभिकारक को किस ओर लिखेंगे? बाईं ओर। रासायनिक समीकरण में अभिकारक को बाईं ओर लिखा जाता है ना। कोई डाउट है? देखिए ये आपका अभिकारक है ना जी, तो अभिकारक को बाईं ओर ना लिखे हैं, तो वही बात यहाँ पर लिखे हैं हम कि रासायनिक समीकरण में अभिकारक को बाईं ओर लिखा जाता है। दूसरा पॉइंट, अभिकारकों के बीच प्लस चिन्ह का यानी धन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अभिकारकों के बीच, अभिकारकों मतलब क्या? एक से अधिक होगा तब ना,
एक से अधिक होगा तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह देंगे। तो यहां लिखेंगे अभिकारकों के बीच, अभिकारकों के बीच धन चिन्ह, कोष्ठ में लिखते प्लस का प्रयोग करते हैं। कोई दिक्कत है? तो यहां पर देखिए एक से अधिक है ना, एक से अधिक अभिकारक है, तो इनके बीच में प्लस चिन्ह का प्रयोग किया गया कि नहीं? तो एक से अधिक रहेंगे तो क्या करेंगे हम लोग, प्लस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? कोई दिक्कत है? नहीं। अगला देखिए तीसरा पॉइंट। अब अभिक्रिया के फल स्वरूप जो यहाँ पर उत्पाद बनता है, क्या बनता है? उत्पाद। तो उत्पाद को समीकरण के दाईं ओर लिखा जाता है। किधर लिखा जाता है? दाईं ओर। तो यहाँ लिखेंगे रासायनिक समीकरण में उत्पाद या प्रतिफल, इसको ना बोलते हैं यही, को दाईं ओर लिखा जाता है। किस ओर लिखेंगे? दाईं ओर। दाईं ओर। तो यहाँ देखिए जो आपका उत्पाद बना है, ये दोनों स्थिति में यहाँ देखिए तो दाईं ओर है कि नहीं है? दाईं ओर है ना। तो उत्पाद को या प्रतिफल को समीकरण के दाईं ओर लिखेंगे। किस ओर लिखेंगे? कोई दिक्कत? अब यहां पर देखिए चौथा पॉइंट, उत्पादों के बीच, उत्पादों के बीच धन चिन्ह, कोष्ठ में प्लस न जी, का प्रयोग किया जाता है। यानी जब उत्पाद या प्रतिफल एक से अधिक होंगे, एक से, तो उनके बीच में प्लस चिन्ह लगाना। यहां देखिए आप एक से अधिक है ना, तो उनके बीच में प्लस चिन्ह का प्रयोग किया गया कि नहीं? तो ये इसका नियम है। ठीक है। अगला है पांचवा पॉइंट, अभिकारकों और प्रतिफलों के बीच, प्रतिफलों बोल लीजिए, उत्पादों बोल लीजिए, के बीच तीर चिन्ह, कोष्ठ में देते देखिए इस प्रकार से ना, का प्रयोग किया जाता है। तो इसका एक इसका जो है से 5 महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, इनको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद इसके बारे में बताते हैं आपको। एक बार फिर से सुन लीजिए आप लोग। रासायनिक समीकरण लिखने का नियम क्या क्या है? पहला नियम है कि रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण में अभिकारकों को बाईं ओर लिखा जाता है और अभिकारकों के बीच क्या चीज लगाते हैं? धन चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद जो बनता है, यहाँ पर लिख लीजिए अभिकारकों, और यहाँ उत्पादों लिख लीजिए ना। अभिकारकों को बाईं ओर और उत्पादों को दाईं ओर। और जब एक से अधिक यानी उत्पादों के बीच में धन चिन्ह का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं? धन चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है अभिकारकों और प्रतिफलों के बीच में तीर चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये है आपका अभिकारक, ये क्या है? और ये है उत्पाद। तो अभिकारक उत्पाद के बीच में तीर चिन्ह लगा है ना, ये है अभिकारक, ये है उत्पाद। तो अभिकारक और उत्पाद के बीच में तीर चिन्ह का प्रयोग किया गया है ना, तो तीर चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो ये 5 गो पॉइंट है। अगर आपको एग्जाम में पूछेगा कि रासायनिक समीकरण लिखने का क्या क्या नियम है, लिखिए, तो ये 5 पॉइंट आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक है, पूरा का पूरा आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सर अभिकारकों और प्रतिफलों के बीच तीर चिन्ह का प्रयोग क्यों किया जाता है ना।
एक क्वेश्चन ये होता है कि अभिकारकों और प्रतिफलों के बीच तीर चिन्ह का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो हम बोलेंगे कि अभिकारकों और प्रतिफलों को बीच तीर चिन्ह का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि तीर चिन्ह हमें यह बताता है कि अभिक्रिया किस दिशा से किस दिशा की ओर हो रहा है। तीर चिन्ह हमें यह सूचना देता है कि अभिक्रिया किस दिशा से किस दिशा की ओर हो रहा है। जैसे मैं यहाँ पर देखिए ये तीर चिन्ह दिया ना जी, तो तीर चिन्ह इस साइड से इस साइड गया है, तो यानी बोल रहा है कि अभिक्रिया इस दिशा से इस दिशा की ओर हो रहा है। समझ में आया? अगर एरो इधर को हो गया तो बोलेंगे अभिक्रिया इस दिशा से इस दिशा की ओर हो रहा है। एरो इस साइड का है तो अभिक्रिया इस दिशा से इस दिशा की ओर हो रहा है। अगर दोनों ओर है तो अभिक्रिया इधर से इधर भी होगा, इधर से, उसको उत्क्रमित परिवर्तन कहते हैं ना, उत्क्रमीय परिवर्तन बताया था ना जी, जो दोनों ओर हो जाता है। तो तीर चिन्ह हमको क्या बताता है? तीर चिन्ह हमें अभिक्रिया की दिशा बताता है, अभिक्रिया की दिशा बताता है कि अभिक्रिया किस दिशा से किस दिशा की ओर हो रहा है। क्लियर है? तो आप लोग इसको बता दीजिएगा ना, इसको नोट कर लीजिएगा कि अभिकारकों और प्रतिफलों के बीच तीर चिन्ह का प्रयोग क्यों करते हैं। तो बोलेंगे अभिकारकों और प्रतिफलों के बीच तीर चिन्ह का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि तीर चिन्ह हमें यह बताता है कि अभिक्रिया किस दिशा से किस दिशा की ओर हो रहा है ना, तो इसकी जानकारी देता है। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण के प्रकार के। रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं, संतुलित और असंतुलित, ये सब पढ़ाएंगे, है ना। अगर वीडियो अच्छे लगे हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।